और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक बड़ा आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन का सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक मिराजुद्दीन हलवाई को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। कश्मीर के आईजीपी ने जानकारी दी है कि ये आतंकवादी कई आतंकी वारदातों में शामिल था। सुरक्षा बलों के लिए इससे एक बड़ी सफलता बताया जा रहा है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? श्वेता, दरअसल कल देर शाम सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी जो मिराजुद्दीन हलवाई है, जो जैसे आपने कहा कि सबसे प्रमुख कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का उत्तरी कश्मीर में, उससे इस मुठभेड़ में मारा गया है। जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी, ताजा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया हंदवाड़ा के इलाके में, और वहां पर खुले खेत में उसका हाइडआउट था, जहां पर गोलीबारी हुई और उस मुठभेड़ में वो मारा गया है। काफी वक्त से तलाश थी मिराजुद्दीन हलवाई की सुरक्षा एजेंसियों को, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि न सिर्फ वो प्रमुख हिजबुल का कमांडर था, बल्कि साथ ही साथ जितने भी नए मिलिटेंट उस इलाके में बनते थे या दूसरे इलाकों से उसमें आते थे, उनके लिए वो बतौर गाइड और बतौर कमांडर काम करता था। तो सुरक्षा बलों का मानना है कि ये एक बड़ी कामयाबी है उत्तरी कश्मीर में, खासतौर से सोपोर के इलाके में, जहां पर कई सालों से कई आतंकी वारदातें मिराजुद्दीन हलवाई ने अंजाम दी। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे अशरफ कि बताया जा रहा है कि कई आतंकी वारदातें थी जिसमें इसका हाथ था। कुछ बता पाएंगे आप इसके बारे में? दरअसल काफी समय से जो ये मिराजुद्दीन हलवाई था, एक बार इसे गिरफ्तार भी किया गया था, फिर छोड़ के दोबारा ये रिसाइकिल हो गया था। तो वही जो है सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा एजेंसियों के लिए थी कि इसका खुला रहना या ऑपरेटिव रहना सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल है। दरअसल उत्तरी कश्मीर में हमने देखा कि पिछले कई सालों से, खासतौर से पिछले कुछ महीनों के दौरान आतंकी वारदातें जो है वो काफी बढ़ गई, जिनमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, सीआरपीएफ के जवानों को अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया गया। कई सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खासतौर से बीजेपी है, उनको भी निशाना बनाया गया। उनमें कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा था कि मिराजुद्दीन हलवाई क्योंकि प्रमुख आतंकी कमांडर उस पूरे इलाके में है, उसकी योजना हो सकती है, और उसी के कहने पर या इशारे पर या उसी की जो है सोच पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। यही कारण है कि सुरक्षा बलों का मानना है कि अब उसके मारे जाने के बाद कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी। और अब खबर आईटी नियमों को ना मानने की नासमझी कर रहे ट्विटर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कायदे से बता दिया है कि या तो ट्विटर भारत के कानून के हिसाब से चले, नहीं तो उस पर भारतीय कानून का डंडा चल जाएगा। दरअसल नए आईटी नियमों को मानने से आनाकानी करने वाले ट्विटर के खिलाफ कल दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां ट्विटर पर ही ट्रेंड करने लगी। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अलग अलग एफआईआर। ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को बैक टू बैक समन। भारत का गलत नक्शा पोस्ट करने की हिमाकत। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से खिलवाड़। नए आईटी नियमों पर भारत सरकार से सीधी तकरार। भारत में खुद को मनमर्जी का मालिक माने बैठे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि नए आईटी नियमों पर स्पष्ट जवाब लाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। कोर्ट अब ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी आने वाले दिनों में अगर ट्विटर को भारत से देश निकाला का नोटिस मिल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां तो यही इशारा करती हैं। Center has also informed Delhi High Court that Twitter has lost its liability protection or its intermediary status. That means now Twitter will be held responsible for every tweet hosted by it. जो ट्विटर है वो अपने आप को भारतीय संविधान और कानून और सरकार से सर्वोपरि ना समझे। एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आई है, और उसकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे वो किसी अन्य देश में जाके बिजनेस करेगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश का कानून तो मानना पड़ेगा। आइए यहाँ बिजनेस कीजिए, लेकिन देश के कानून के हिसाब से कीजिए। जैसे आपको अमेरिका का मानना पड़ेगा जहाँ की आप कंपनी है, वैसे ही आपको इस देश का मानना पड़ेगा। नए आईटी नियम लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर
ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्विटर ने नियमों की अवहेलना की। इस पर केंद्र ने कहा कि हाँ, ट्विटर नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है। इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी माना कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। 26 फरवरी को नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को गलती सुधारने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन ट्विटर ने भारत के कानून मानने के बजाय भारतीय कानून से ही खिलवाड़ शुरू कर दिया, जिसे सरकार पहले दिन से ही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारत में ट्विटर अपनी ऑनलाइन सरकार नहीं चला सकता। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उसे भारत के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। ट्विटर के वकील ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में अलग टाइम जोन है, इसके लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने वकील को आदेश दिया कि हमें ट्विटर से पूछकर बताएं कि ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में कितना टाइम लगेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्विटर को लगता है कि वो हमारे देश में जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं तो कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को 2 टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लाएं, वरना ट्विटर परेशानी में होगा। अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया कि इन्हें कई बार मौका दिया गया, अधिसूचना जारी की गई, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इनका अड़ियल रवैया बरकरार रहा। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अब वो ट्विटर को किसी तरह का संरक्षण देने को तैयार नहीं है। भारत के कानून से खिलवाड़ करने का खामियाजा ट्विटर को भारत में इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए का दर्जा खोकर चुकाना पड़ा, जिसके बाद अब उस पर भारतीय कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जिस तरह ट्विटर भारत में मनमर्जियां दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत में ट्विटर का भविष्य कोई ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता। गुरुवार को आगे की सुनवाई है और इसमें ये तो समझ में आ गया कि ट्विटर को अब घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। आईटी नियमों के मुताबिक उसे चलना पड़ेगा और सिर्फ चलना ही नहीं, इसके हलफनामा भी कोर्ट को देना पड़ेगा कि हाँ, वो सारे नियमों का, भारत के संविधान का और सारे विधि विधान का पालन करने को तैयार है। कैमरामैन पवन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। भारत में लोग कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद लोगों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसे देखने के लिए बस एक नजर घुमाने की जरूरत है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद 1 महीने से भी कम वक्त में हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर 7 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं और कोरोना का डर पीछे छूट गया है। लॉकडाउन में तो सारा सब बंद था, तो अभी फिर बच्चों को लेके इसलिए, और बच्चे भी स्टक हो गए थे घर में, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था तो वी आर ट्राइंग के इसका हम यूज कर पाए बेस्ट तरीके से। और 1.5-2 साल से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला एंड वी आर एग्जॉस्टेड इन आवर होम। कोविड की वजह से तो हम सारे घर में ही थे, तो अब आके बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक ताज़ी हवा एंड ऑल नेचर ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल। चेंज तो हर किसी को चाहिए, हम भी चाहते हैं बाहर निकलें और सेफ, हर कोई सेफ होना चाहिए बाहर। अब बाहर निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हर कोई बाहर निकले, एक दूसरे को मिले। इन तस्वीरों को देखकर कुछ बॉलीवुड फिल्मों के टाइटल्स दिमाग में आते हैं, जैसे कि कल हो ना हो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, 2 पल की जिंदगी, 4 दिन की चांदनी वगैरह वगैरह। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन लोग कोरोना की दूसरी लहर के दर्द को पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठाकर भुला बैठे हैं। उससे तो यही कहावत याद आती है, आ बैल मुझे मार। बस खतरा बैल के बजाय कोरोना वायरस का है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लू चल रही है, उसे निजात पाने के लिए शिमला में पहुंचे हैं और देख सकते हैं
कई राज्यों से पर्यटक यहाँ पर आए हैं, घूमने निकले इस वक्त। और शिमला की इस सड़क में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और जैसे ही राज्य सरकार ने बंदी से हटाई है, पर्यटक शिमला, मनाली, कुफरी और धर्मशाला की ओर चल पड़े हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और रास्तों में, सड़कों में कई जगहों पर अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। घूमना फिरना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तीसरी लहर के खतरे के बीच घूमते इन बेफिक्रे लोगों को देखिए और सोचिए कि ये कोरोना तो खुली चुनौती नहीं तो और क्या है, वो भी तब जब कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं है और तीसरी लहर का डर सताने लगा है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट अगर कहती है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते की शुरुआत से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है, तो इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा। रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। ये तस्वीरें इस डर को सच साबित करती हैं। SBI रिसर्च का अनुमान है कि तीसरी लहर के पीक में दूसरी लहर के पीक के मुकाबले 1.7 गुना तक अधिक मामले हर रोज आ सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा। ये कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण नहीं तो और क्या है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन सरकार ने तय किया है कि इस बार वह ऐसी लापरवाहियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। आज तक भी हम लोग इस हद तक जो इस लड़ाई को मैनेज करते हैं, उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा है। अब आपने भी जैसे एक टर्म कॉइन की है, रिवेंज ट्रैवल। हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो, और यही कंटिन्यूड बेसिस पर कम्युनिटी सपोर्ट की हम बात करते हैं। लोग भले ही भूल चुके हैं कि पहली लहर के बाद लापरवाही ने दूसरी लहर का रास्ता खोला, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। माना कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद बाहर निकलने का मौका मिला है, फिर भी जान है तो ही जहान है। पहाड़ हैं, बर्फ हैं, वादियां हैं। ये मत भूलिए कि इन सब अनुभवों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जिसे कोरोना से बचाना सबसे जरूरी है। शिमला से मंजीत सेंगल के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में प्रलयंकारी बाढ़ का मंजर है। उत्तरी बिहार में कई गांव बाढ़ की चपेट में है। मोतिहारी, दरभंगा और गोपालगंज में स्थितियां भयावह है। कहीं मकान डूब रहे हैं तो कहीं दुकान डूब रही है और कहीं इंसान। तो हमारे घर में तो अभी पानी सम गया बा। काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। पानी खेल के उस पार से इस पार आना पड़ रहा है। हम लोगों गांव में बाढ़ आ गया, हो गया सब चीज भी। उसके बाद भी हम लोग गांव में घर सब आ गई। कोई चीज को हम लोग खाने पीने का कोई चीज का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। ये पानी का बर्बादी वाला रंग है जो बिहार पर बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूब गए हैं गांव, डूब गई हैं गलियां, डूब गए गलियारे, डूब गए हैं घर। आह रे पानी। कुदरत ने बर्बादी की ऐसे गिरहें खोली हैं कि मोतिहारी में खुशियों की गठरियां डूब गई हैं। लहरों ने पहले मकान की देहरी लांघी और फिर कटान ने नींव को इस कदर धकेला कि मकान मिट्टी हो गया। और मिट्टी की फितरत है बह जाना, सो बह गई इसी जलधारा में। लेकिन मकान के बह जाने से पहले इसी सुगौली के भवानीपुर पंचायत के उत्तरी छपरा बहास में डूब गए हैं खेत, डूब गई हैं खुशियां, डूब गए हैं दुकान, डूब गए हैं मैदान, डूब गए हैं खलिहान। आह रे पानी। मोतिहारी में आने के लिए आपको इस समय कोई वाहन नहीं, नाव की जरूरत होगी। देखिए ना, जहाँ तक नजर जाएगी बाढ़ की विभीषिका नजर आएगी। आलम यह है कि मोतिहारी के ढाका अनुमंडल में बनकटवा, देवापुर, पताही, चिरैया, बंजरिया त्राहिमाम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा गाँवों पर बाढ़ में बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। पानी ने मुख्य मार्गों को काट दिया है। मोतिहारी को बाढ़ ने बर्बादी के वो निशान दिए हैं जिन्हें कहना तो आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। कोई अधिकारी जायजा लेने आए हैं कि नहीं? आयल चेकिंग में जहाँ कहाँ दोहला का कहाँ काब है, लोग कौन चीज के लोग नहीं खे आए। प्यासे के लिए एक घूंट में स्वर्ग का सुख देने वाला यही पानी
बाढ़ की शक्ल में बहा तो दरभंगा में हाहाकार मचाते हुए निकला। तेजी से बढ़ता गया पानी और धीरे धीरे डूबती गई गृहस्थी, डूबते गए घर। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में कमला बलान नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि 2 मंजिला स्कूल डूब गया। देखिए, पानी तो बहुत आ गया था। पानी इतना जो है, पानी का दबाव था पश्चिमी तटबंध पर में, जैसे लोगों को लग रहा था कि बांध टूट जाएगा। 2-4 जगह रिसाव हो रहा था, भयंकर रिसाव हो रहा था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया है। अगर इससे अधिक ज्यादा पानी आएगा तो निश्चित रूप से बांध कहीं न कहीं टूट सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रसियारी हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, लगभग 1 तालाब के बराबर पानी वहां पर में लगा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है। दरभंगा की तस्वीरें देखिए, हर तरफ अथाह जल दिखता है। अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने की बेरहमी, चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की चेतावनी। ये बाढ़ बर्बादी की कहानियां गढ़ रही है, ऐसी कहानियां जो तकलीफ बनकर स्मृतियों में जिंदगी भर बहेंगी। शिकायत यही है कि अभी तक पुल नहीं बना। कितना 50 बार हम लोग इसको मांग किए, रोड भी जाम किए, कोई इससे फायदा नहीं हुआ। परेशानी हो रहा है। 18 दिन पर जो है आदमी यहाँ पे दह रहा है, उसको बचाने के लिए 10 आदमी जाकर उसको बचा रहा है। रह जाता है। हाँ, बराबर बन जाएगा, बनता नहीं है। बाढ़ आता है तो कहते हैं बन जाएगा, बाढ़ जाने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। हर रंग में रंग जाने वाला पानी बिहार की गलियों में गर्दिश बनकर बह रहा है। मोतिहारी में मौत की चिंता बनकर, दरभंगा में परेशानियों का पारावार बनकर और गोपालगंज में मुसीबतों का पहाड़ बनकर बहता जा रहा है, घरों को बहाते हुए, खुशियों को डुबाते हुए। मचान पर बैठी महिलाएं इंतजार में है पानी के उतरने का। गंडक नदी से आई बाढ़ ने गोपालगंज के कई गांवों में तबाही मचा दी है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर माझा अंचल की निमुइया पंचायत पूरी तरह डूब गई है। हम लोग का दिक्कत है खाने पीने का, रहने का कोई साधन नहीं है हम लोग का। कहाँ तक बाढ़ का पानी आ गया? पानी के चारों तरफ से हम लोग घेरा हुआ है, बीच में पड़े हुए हैं। थोड़ा जमीन बचा, इसमें हम लोग खड़े हैं अपने बलुआर लेकर के। इससे आगे हम लोग क्या कहते हैं, सरकार का कोई इसमें ध्यान नहीं है। डूबा दिख रहा है, कहाँ जाते हैं लोग? हम लोग जाते हैं बांस को अपने, हमारे पहले सब बनाते थे अपने एथी से बना करके हम लोग उस पर बैठते हैं, अपने परिवार के बैठाते हैं। चारों तरफ से कपड़े से घेर कर हम बैठे, सब किसी को अलग करके रखते हैं। गांव बाढ़ में गुम हो चुका है, बचे हैं तो बचाए गए चंद लोग, जिनके ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी। लेकिन अफसोसनाक ये है कि इतने पानी के बावजूद पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, नमक नहीं है, माचिस नहीं है। अगर सिर्फ है तो डर कि घर अब डूबा कि तब डूबा। पानी का दिक्कत है, भोजन का बनाने का लकड़ी नहीं है, नीमक हम लोग का घर नहीं है। बोली बाजार में जाते हैं तो डूब जाते हैं। कैसे ही पार हम लोग होते हैं तो नीमक ले आते हैं, सलाई ले आते हैं किनकर। कितना पानी लगा है घर में? घर में पानी लगा है ठेहुन भर। कहाँ खाना बन रहा है? खाना किसी का दरवाजा पक्का पर हम लोग बना के केहू खा कर रह जाते हैं। नीतीश कुमार बिहार प्रभावित इलाकों का आकाशीय दौरा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जल का जलजला है। पानी बह रहा है, बाढ़ बनकर, आंसू बनकर, तकलीफ बनकर और दर्द बनकर। मोतिहारी से सचिन पांडे, दरभंगा से प्रहलाद और गोपालगंज से सचिन तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ से हाल ये हो गया है कि सरकारी अफसरों को भी हालात का जायजा लेने में दिक्कत आ रही है। कुछ जगह स्कूल से लेकर दूसरी इमारतें पानी में डूबी हैं, तो कुछ इलाकों में ट्रेनों की आवाजाही ठप है। बाढ़ के विभीषिका ने फिर से बिहार को बेहाल करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 4 जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। दिनों दिन नदियों की हाहाकारी धार गांव को अपनी चपेट में लेती जा रही है और लोग कुदरत के इस दंश को झेलने को मजबूर हैं। खेत पानी में डूब गए हैं और लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। ऐसा लगता है कि मानो बाढ़ से ये बेहाली हर साल ही बिहार के लोगों की नियति बन गई है। और अगर इस हाल में कोई अधिकारी मौके का मुआयना करने पहुंच जाए तो देखिए क्या होता है। ये तस्वीरें बगहा इलाके की हैं, जहां एसडीएम शेखर आनंद बाढ़ से प्रभावित गाइड बांध का जायजा लेने पहुंचे थे।
लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा था कि पैदल निकलना तक मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में उन्हें भैंस गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ाना पड़ा। संबंधित इंजीनियरिंग टीम वहाँ गई हुई है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी वो लोग आकलन करेंगे कि यहाँ किस तरह का, किस स्वरूप का फ्लड फाइटिंग काम करना है, किस तरह का नेचर ऑफ द वर्क वो लोग फ्लड फाइटिंग में भी ले सकते हैं। फिर उनके आकलन के बाद हम उनसे बात करके यहाँ पे उसी तरह का फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जाएगा। अभी सब इसमें सबसे प्राथमिकता ये है कि जो ये धनरपा बांध है इसको सुरक्षित रखना हम लोग की प्रथम प्राथमिकता है। बगहा इलाका मसान नदी के उफान की मार झेल रहा है। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बाढ़ में पानी में डूब गई है और गांव वाले बेहाल हैं। ये मसान नदी जो है हमारे धनरपा गांव के बहुत करीब आ गया है, बांध के करीब आ गया है। अगर यहाँ जो है बाढ़ सुरक्षा और गाइड बांध का व्यवस्था नहीं किया गया या किसी तरह का सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया तो ये बांध टूटने के बाद ये मसान नदी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और पूरा रामनगर दह जाएगा, पूरा रामनगर दह जाएगा। बाढ़ की मुसीबत इस बार और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि जून के आखिर से ही गांव में बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी थीं और जुलाई में बर्बादी और ज्यादा बढ़ गई है। कटाव जारी है। अभी तो बरसात शुरुआत हुआ है। धनरपा का जो गाइड बांध है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर मसान नदी आ गया है। अगर वहीं मसान नदी को पोल पाइलिंग या रिंग बांध के माध्यम से नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं के बांध में आकर सट जाएगा। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी ने रेलों की रफ्तार भी थाम दी है। सगौली नरकटियागंज रेल खंड पर बाढ़ की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। 4 पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वाया मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा होकर चलाया जा रहा है। सुपौल में भी कोसी नदी में इतना उफान आया है कि दर्जनों गांव तबाही के कगार पर पहुंच गए हैं। नेपाल के कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के साथ ही सुपौल में पल पल खतरा बढ़ रहा है। कोसी तटबंध के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दर्जनों सड़कें पानी की तेज धार में बह चुकी हैं। जो सड़कें बची हैं उनके ऊपर से पानी बह रहा है। हमरो को तो जाके देखा पड़त की स्थिति। 3 दिन से पानी बहुत गंभीर माल मवेशी वैसे है, खाना पीना बंद सब रहा है। यह पानी तबाह किए हुआ है। बीमारी उमारी लोग जो है यहाँ छप नहीं पाते हैं, कंधा पर लेके जाना पड़ता है और न एम्बुलेंस का जाने का साधन है न कोई साधन है यहाँ पर, जो कि पूरे वंचित है रास्ता जनता का यहाँ पर। पूरी गंभीर स्थिति है अभी तक कोसी के अंदर। हम लोग पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कोई अभी तक व्यवस्था नहीं मिली है। बारिश आ रही, हम लोग फसल जितने भी लगाए थे सभी नुकसान पहुंच चुके हैं। अभी घर तर में पूरे पानी भरा हुआ है। हम लोग को खाना बनाने तक भी स्थिति से पूरे तरह से गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि बिहार की जनता हर साल बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर है? क्यों हर साल बाढ़ के बचाव के वादे दावे यूं ही पानी की तरह बह जाते हैं? आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आज तक